2024 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा रिलीज्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 180 देशों में से 159 नंबर पर है, जो कि डिस्ग्रेसफुल है। डेमोक्रेसी के 4 स्तंभों में मीडिया एक है, तो ये वाकई सोचने वाली बात है कि क्या हमारे देश में मीडिया सच में आजाद है? जिस तरह एक ऑनेस्ट और ब्रेव जर्नलिस्ट मुकेश चंद्राकर की जघन्य हत्या हुई है, उसने देश के कुछ सबसे वॉलेटाइल रीजन से रिपोर्टिंग के खतरों को हाईलाइट किया है और इस जर्नलिस्ट की ब्रूटल मर्डर के लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया भी दिखाई देता है। इसकी बात हम कहानी के लास्ट में करेंगे कि कैसे मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस हत्या का जिम्मेदार है। मुकेश चंद्राकर यूट्यूब पर बस्तर जंक्शन नाम से अपना चैनल चलाते थे और बस्तर जैसे इनएक्सेसिबल नक्सलाइट अफेक्टेड एरियाज में जर्नलिज्म किया करते थे। यूट्यूब पर मुकेश चंद्राकर के करीब 1,67,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स और 1 करोड़ से अधिक उन्होंने व्यूज पाए थे। इस चैनल पर साल 2021 से लेकर अब तक 486 वीडियोस डाले गए थे, जिसमें रीसेंट वीडियो 23 दिसंबर को डाली गई, जिसका टाइटल था नक्सलियों ने हथियार के नोक पर युवक का किया अपहरण, फिर हत्या कर तालाब किनारे फेंक दिया शव। जाहिर है, चैनल और जर्नलिस्ट अपने काम को लेकर खासे एक्टिव थे। मुकेश कभी कभी मेन स्ट्रीम चैनल्स के लिए स्ट्रिंगर का काम भी किया करते थे। बात है 2 जनवरी 2025 की। सुबह 9:30 पर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में रहने वाले मुकेश चंद्राकर के बड़े भाई युकेश जब अपने छोटे भाई मुकेश चंद्राकर को कॉल करते हैं, तो उनका फोन स्विच्ड ऑफ आ रहा था। वैसे तो मुकेश के फोन का स्विच्ड ऑफ आना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि प्रोफेशन वाइज वो एक जर्नलिस्ट थे और अक्सर या तो रिपोर्टिंग के दौरान अपना फोन स्विच ऑफ कर लेते थे या फिर कभी-कभी बस्तर के जंगलों की तरफ जाने पर उनके मोबाइल का नेटवर्क चला जाता था। वैसे भी एक दिन पहले ही, यानी 1 जनवरी की तारीख को दोनों की आपस में मुलाकात हुई थी, इसलिए उन्हें लगा कि शायद मुकेश न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए कहीं चले गए होंगे। यही वजह थी कि फोन के स्विच्ड ऑफ आने पर युकेश ने शुरू में इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन आधा दिन बीत जाने पर भी जब मुकेश से बात नहीं हो पाई, क्योंकि उनका फोन ना ऑन हुआ और ना ही वह घर लौटे, तो युकेश को फिक्र होने लगी। वैसे भी बस्तर एक नक्सलाइट प्रभावित जिला है, इसलिए वहां कब क्या हो जाए, इसका डर हर किसी को सताता है। इसलिए युकेश सभी परिचित लोगों को फोन कर मुकेश के बारे में पता करना शुरू करते हैं। मुकेश अपने जर्नलिज्म की वजह से बस्तर का एक जाना पहचाना नाम थे, इसलिए युकेश को लगा कि किसी ना किसी ने तो उन्हें कहीं जाते हुए तो देखा होगा। लेकिन वहां मुकेश के बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। शाम ढल गई थी और मुकेश अभी भी लापता थे। मामले की सीरियसनेस को देखते हुए युकेश ने शाम 8 बजे मुकेश की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस की टीम रवाना हुई और अलग अलग जगह पर मुकेश को ढूंढा जाने लगा। इधर युकेश ने गूगल का फाइंड माई डिवाइस सर्विस का यूज कर मुकेश की लास्ट एक्टिव लोकेशन निकाल ली। गूगल लोकेशन के हिसाब से वह एक तारीख की रात को बीजापुर शहर के चट्टान पारा बस्ती के इस फार्म हाउस के पास में थे। देर रात को पुलिस की टीम वहां पहुंची और इस फार्म हाउस के एक एक रूम की तलाशी ली, पर मुकेश वहां भी नहीं मिले। पुलिस की टीम और जगह पर भी मुकेश की तलाश कर रही थी, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लग रही थी। मुकेश को जानने वाले दोस्त यार सभी लोग रात भर उनकी खोज में लगे रहे। घड़ी की सुइयां तेजी से भाग रही थीं। रात गुजर गई, सवेरा भी हो गया, लेकिन मुकेश की कोई खबर नहीं मिली। युकेश के दिल में बढ़ती बेचैनी जब बेकाबू हो गई, तो उन्होंने मुकेश के यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन पर लाइव जाकर लोगों से मदद की अपील की। बहुत से लोग इसके पीछे नक्सलाइट का हाथ मान रहे थे, क्योंकि मुकेश जिस तरह के आउटस्पोकन जर्नलिस्ट थे, उससे उनकी जान को खतरा था। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर भी मुकेश का कोई सुराग नहीं मिल रहा था, लेकिन युकेश के दिमाग में कहीं ना कहीं वो फार्म हाउस वाली लोकेशन खटक रही थी। इसलिए उन्होंने कई पत्रकारों के साथ मिलकर पुलिस पर दिन के वक्त फिर से उसी फार्म हाउस में जांच करने का दबाव बनाया। आखिरकार पत्रकारों का एक ग्रुप पुलिस की टीम के साथ उसी फार्म हाउस पहुंचा, जहां की गूगल लोकेशन उन्हें मिली थी। फार्म हाउस की दोबारा छानबीन शुरू हुई, लेकिन इस बार सभी को दिन की रोशनी में कुछ ऐसा दिखा जो रात के अंधेरे में नजरों से बच गया था, और वो था फार्म हाउस का सेप्टिक टैंक। फार्म हाउस के इस सेप्टिक टैंक पर बनी स्लैब की ताजा सीमेंट देख सभी के दिमाग में अनहोनी की आशंका बैठ गई। मुकेश के साथी पत्रकारों ने पुलिस से स्लैब को फौरन तुरवाने की अपील की और आखिरकार दोपहर 3 बजे पुलिस ने उस स्लैब को तुरवाना शुरू किया। स्लैब टूटने के बाद जब सेप्टिक टैंक को खुलवाया गया, तो मंजर देख सभी के होश उड़ गए, क्योंकि उस सेप्टिक टैंक के अंदर मुकेश चंद्राकर की लाश तैरती मिली। बॉडी की कंडीशन बता रही थी कि मुकेश की किस कदर बेरहमी से पीटकर हत्या की गई थी। वहां मौजूद किसी ने भी आज से पहले इतना भयानक मंजर नहीं देखा था। कत्ल इतना बेदर्दी से किया गया था कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का कहना था कि
उन्होंने अपने 12 साल के करियर में ऐसा केस आज तक नहीं देखा था। मुकेश का शरीर पानी में डूबे रहने की वजह से फूल गया था। उनके सर पर 15 फ्रैक्चर थे। दिल और लीवर बुरी तरह से डैमेज था और शरीर की कई हड्डियां टूटी हुई थीं। एक फियरलेस और ऑनेस्ट जर्नलिस्ट का नैक्सलाइट अफेक्टेड रीजन में मर्डर हो सकता है। आपको नॉर्मल लग रहा हो, लेकिन इस ब्रूटल मर्डर का असली सच, इसके पीछे की वजह और इसमें शामिल सभी लोगों के काले कारनामे के बारे में जब आपको पता चलेगा, तो न सिर्फ आपका खून खौल उठेगा, बल्कि कहीं ना कहीं यह तकलीफ भी होगी कि क्या सच का साथ देने वालों का ऐसा होता है? और क्या सच में हमारे देश में मीडिया आजाद है? यह घटना डायरेक्टर अनुराग कश्यप के किसी फिल्म के प्लॉट सरीकी है, जहां कोई हत्यारा हत्या करने के बाद लाश को छुपाने के लिए ऐसे तिकदम करता दिखाई देता है। ठीक वैसे ही जैसे निठारी कांड में मासूम बच्चों को मारने के बाद बंगले के पीछे सड़े गले गंदे नाले और सीवर में लाश फेंक दी गई थी। पर यह सच्ची घटना है मुकेश चंद्राकर की, जिनका जन्म बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के बासागुरा गांव में हुआ था। मुकेश की जिंदगी बचपन से ही कठिनाइयों से जूझने लगी थी। सिर्फ 2 साल की उम्र में पिता को खोने के बाद परिवार की इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी हो गई कि उनके पास ढंग से 2 वक्त खाने तक के पैसे नहीं थे। घर चलाने के लिए मुकेश की मां आंगनवाड़ी में काम करने लगती हैं, लेकिन इतनी कम सैलरी में दोनों बच्चों को पालना बहुत मुश्किल था। फिर भी जैसे तैसे खुद की इच्छाओं को मार उन्होंने दोनों बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। जिस इलाके में चंद्राकर फैमिली रहता था, वहां नक्सलवाद बहुत फैला हुआ था और उनका आतंक अपने पीक पर था। आलम यह था कि जब गांव में युकेश और उनके एक दोस्त की पुलिस फोर्स में ज्वाइन करने की खबर फैली, तो नक्सली उन दोनों को उठाकर ले गए और अपनी जन अदालत में जाकर दोनों को पेश कर दिया गया। इस जन अदालत के नाम पर नक्सली उस इंसान को या तो बेरहमी से पीटते या फिर मार डालते, जिसका किसी भी तरह से पुलिस से कोई कनेक्शन होने का शक होता। ऐसी जगह से वह मां उन दोनों बच्चों की जान बचा उन्हें सही सलामत वापस ले आई थी। इस मां की यही बहादुरी उनके दोनों बच्चों में भी थी और इस बात का सबूत आपको इस फेमस किस्से में मिलेगा। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के आतंक को रोकने के लिए वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने लोकल लोगों के सपोर्ट से सलवा जुडूम नाम का आंदोलन शुरू किया। पर धीरे धीरे सलवा जुडूम भी करप्ट हो गया और वही लोगों पर अत्याचार करने लगा। 2005 में नक्सलियों के साथ साथ सलवा जुडूम का भी टेरर बस्तर में बहुत था। जो सलवा जुडूम की मीटिंग्स में जाता, उसे नक्सली टारगेट करते और जो उस मीटिंग्स में जाने से मना करता, उन्हें सलवा जुडूम वाले मारते। सलवा जुडूम और नक्सलियों ने उनके गांव को तहस नहस कर दिया था और इसलिए मजबूरी में चंद्राकर फैमिली सलवा जुडूम के रिलीफ कैंप में रहने लगा, जहां उनकी जिंदगी और मुश्किलों भरी हो गई। हालत यह थी कि मुकेश मजबूरी में महुआ और इमली चुन बाजारों में बेचते और फिर उन पैसों से अपनी जरूरत का सामान खरीदते। जिंदगी में तकलीफ कम होने का नाम नहीं ले रही थी। ऊपर से उनकी मां भी कैंसर की बीमारी के चलते गुजर गई। मुकेश और युकेश, अब ये दो भाई, एक दूसरे का सहारा थे। युकेश ने अपने छोटे भाई को एक बच्चे जैसा पाला था। जहां मुकेश एक गैराज में एज अ मैकेनिक का काम करने लगे, वहीं दूसरी तरफ युकेश फ्रीलांस जर्नलिज्म में अपना हाथ आजमा रहे थे। अपने बड़े भाई को जर्नलिज्म में करियर बनाते देख मुकेश के दिल में भी इस प्रोफेशन में काम करने की इच्छा जागी और यही इच्छा धीरे धीरे अपने बड़े भाई के कोऑपरेशन से जर्नलिज्म उनका पैशन बन गई। वक्त बीता और मुकेश लोकल न्यूज मीडिया के साथ साथ सहारा न्यूज 18 और एनडीटीवी जैसे बड़े चैनल्स के लिए भी एज फ्रीलांस जर्नलिस्ट, जिसे स्ट्रिंगर भी कहते हैं, के तौर पर भी काम करने लगे। मुकेश ने बेहद कम उम्र में ही बहुत कुछ देख लिया था और यही वजह थी कि वह वहां के हालात और लोगों की समस्याओं को ग्राउंड लेवल पर समझते थे और यही लाइफ एक्सपीरियंस उनके जर्नलिज्म में भी झलकता था। जो उन्हें बाकी सबसे अलग करता था, एक ऐसा आउटस्पोकन जर्नलिस्ट जो अपनी रिपोर्टिंग में सच दिखाने के लिए हर हद तक उतरने को तैयार था। मुकेश ने सलवा जुडूम के लीडर्स को कॉन्ट्रैक्टर्स बन करप्शन करते देखा था। कम उम्र के लड़कों को बंदूक पकड़ स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनते देखा था। आपको यह जानकर हैरानी होगी, लेकिन बस्तर जिले के बिगड़ते हालात भी मुकेश को नहीं रोक पाते और वह सीधा नक्सल टेरिटरी में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते। एक बार तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आज तक किसी ने एक रिपोर्टर को करते नहीं देखा था। यह कहानी शायद आप लोगों को पता होगी। ये बात है साल 2021 की, जब नक्सलियों ने सीआरपीएफ कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह मनहास को कैद कर लिया था और वह जल्द ही उन्हें जान से मारने वाले थे। आतंक ऐसा था कि वहां की अथॉरिटीज, पुलिस किसी की भी नक्सलियों के उस इलाके में जाने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन वह मुकेश थे जो अपनी जान की फिक्र किए बिना नक्सलियों के बीच जाकर उस कमांडो की जान बचा उन्हें अपनी बाइक पर बैठा वापस लाते हैं। चाहे नक्सलियों के चंगुल से कमांडो की जिंदगी बचानी हो या फिर किडनैप्ड सब इंजीनियर को अपने पत्रकार साथियों की मदद से छुड़ाना।
मुकेश के अंदर यह अटूट करेज और ब्रेवरी शायद उन्हें अपनी मां से ही मिली थी। हंसमुख, खुश मिजाज और घूमने फिरने के शौकीन मुकेश को यारों का यार कहा जाता था। वह लोगों की मदद करने को भी हमेशा तैयार रहते और जरूरत पड़ने पर वक्त बेवक्त उनके साथ डटकर खड़े रहते। यही वजह थी कि समय के साथ मुकेश का बस्तर जिले के लोगों और साथ ही रिपोर्टर्स के बीच नाम बढ़ने लगा था। मुकेश अपने जिले में फैले करप्शन और समस्याओं को दुनिया के सामने खुल के लाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बस्तर जंक्शन नाम से अपना यूट्यूब चैनल खोला और चैनल पर अपलोड हुई हर वीडियो से उन्होंने सिस्टम और करप्शन की नींव हिलानी शुरू कर दी। उन्होंने रिपोर्टिंग करके लोगों की समस्याओं को एक्सपोज किया कि कैसे सिस्टम लोगों के लिए नहीं बल्कि खुद की जेबें भरने के लिए बना है। मुकेश ने एक्सपोज किया कि कैसे करप्ट अपनी लूट में लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। मुकेश दिखा रहे थे कि कैसे टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल कॉन्ट्रैक्टर्स की जेब भरने के लिए किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मुकेश ने वहां के खस्ता हाल स्कूलों की सच्ची तस्वीर भी सबके सामने रखी। मुकेश ने दिखाया कि कैसे गवर्नमेंट स्कीम के पैसे से भ्रष्टाचारी अपने घरों की तिजोरियां को भरने में लगे हैं। मुकेश निडर होकर सच को बाहर ला रहे और उनकी इस रिपोर्टिंग का असर भी होने लगा था। चाहे रोड हो या पुल, जहां पर प्रॉब्लम पॉइंट आउट होती वहां पर काम शुरू हो जाता। लेकिन इन सब से सिस्टम में बैठे उन करप्ट लोगों को नुकसान होने लगा था। इसीलिए अब आए दिन मुकेश को धमकियां मिलने लगी थी। बट मुकेश पर इन सब धमकियों का कोई असर नहीं हुआ और वह अपने अंदाज में सच सामने लाकर लोगों को दिखाते रहे। लेकिन मुकेश को अंदाजा नहीं था कि सच की तह तक जाते जाते वह सिस्टम में बैठे एक ऐसे सांप के बिल में हाथ डालने वाले हैं जो उनके लिए काल बन जाएगा। 25 दिसंबर 2024 को मुकेश छत्तीसगढ़ के प्रोजेक्ट में हुए घोटाले की रिपोर्ट तैयार कर रहे थे और एनडीटीवी छत्तीसगढ़ चैनल के लिए उन्होंने अपने साथी रिपोर्टर नीलेश के साथ इस प्रोजेक्ट को एक्सपोज करना शुरू किया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि बीजापुर के गंगलम से नीलासनार तक बन रही सड़क के निर्माण में काफी धांधली हुई है। 52 किलोमीटर लंबी बन रही सड़क का बजट पहले 56 करोड़ था, पर कॉन्ट्रैक्टर ने उसे बढ़वाकर 120 करोड़ करवा दिया। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में इतना घोटाला किया गया था कि कुछ ही दिनों में मात्र 1 किलोमीटर की रोड में 35 गड्ढे हो गए थे। रोड अभी पूरी बनी भी नहीं थी और उखड़ना शुरू हो गई थी। क्वालिटी इतनी बेकार कि कोई चाहे तो हाथ से ही रोड को उखाड़ दे। मुकेश ने इस रिपोर्ट को सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं रहने दिया जो गवर्नमेंट ऑफिसेज में धूल खाती रहे, बल्कि इसे एक कैंपेन, एक मूवमेंट की तरह उठाया। इस मुहिम का असर भी पड़ा और मुकेश के रिपोर्ट की यह गूंज दूर तक गई, क्योंकि जैसे ही यह रिपोर्ट पब्लिक हुई वैसे ही छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी कमेटी फॉर्म कर इस रिपोर्ट के आधार पर उस प्रोजेक्ट पर जांच बैठा दी। इस 52 किलोमीटर रोड प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्टर कोई और नहीं बल्कि सुरेश चंद्राकर था, जो मुकेश चंद्राकर का कजन भाई था। सुरेश चंद्राकर पहले एक पुलिस ऑफिसर के घर का रसोइया था जो 10वीं पास भी नहीं था। वह जुगाड़ से कॉन्ट्रैक्टर बनने के बाद आज करोड़ों के घोटाले कर रहा था और ऐसे ही घोटाले कर उसने 2021 में सिर्फ अपनी शादी में ही 10 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च किए थे। शादी इतने ग्रैंड लेवल पर की गई जिसमें बड़े सेलेब्स को बुलाया गया था। विदाई बीएमडब्ल्यू और हेलीकॉप्टर से कराई गई थी, बीजपुर जैसे इलाके में जहां बहुत से लोगों के पास 2 वक्त के खाने के पैसे नहीं होते। वहां सुरेश ने शादी में करोड़ों रुपए उड़ाए थे। उसकी शादी बीजापुर की सुर्खियों में छा गई थी। सुरेश चंद्राकर के अच्छे पॉलिटिकल कनेक्शन थे और इनकी सांठगांठ से वो टेंडर हासिल कर करोड़ों का घोटाला करता। पर मुकेश की तैयार की गई रिपोर्ट जब एनडीटीवी एमपी छत्तीसगढ़ में पब्लिक की गई, तब सुरेश का रोड बनाने का घोटाला सबकी नजरों में आ गई। बात यहां 121 करोड़ की थी। सिंस मुकेश चचेरा भाई था, इसलिए सुरेश का सबसे ज्यादा खून उसी पर खोल रहा था। सुरेश ने पहले तो हर तरह से इस मामले को दबाने की कोशिश की, यहां तक अपनी इमेज को क्लीन प्रूव करने के लिए न्यूज़पेपर में अपनी तारीफों के बुल बांधते हुए एक आर्टिकल भी निकलवा दिया। लेकिन इस बार सारी कोशिशें नाकाम हो रही थीं, क्योंकि इस बार उसके झूठ का पर्दाफाश मुकेश ने किया था, जिसके ईमान को खरीदना इम्पॉसिबल था। और यहीं से सुरेश ने मुकेश से बदला लेने की ठानी और सुरेश ने पूरी तैयारी से अपने 2 भाई दिनेश और रितेश के साथ मिलकर मुकेश को जान से मारने की साजिश रचनी शुरू कर दी। 31 दिसंबर 2024 को नए साल का जश्न मनाने के बहाने रितेश ने मुकेश को फार्म हाउस पर बुलाया, लेकिन मुकेश काम में बिजी होने के चलते उस दिन नहीं जा पाया। इसीलिए अगले दिन यानी 1 जनवरी 2025 को रितेश ने कॉल कर मुकेश को फिर से खाना खाने के बहाने उसी फार्म हाउस पर बुलाया। देर रात जब मुकेश सुरेश के फार्म हाउस पर पहुंचा तो वहां रितेश और फार्म हाउस का सुपरवाइजर महेंद्र राम टेके मौजूद था। मुकेश को बिल्कुल अंदाजा है था कि अगले पल उसके साथ क्या होने वाला था, क्योंकि बात करते करते
अचानक से दोनों ने लोहे की रॉड से मुकेश पर हमला कर दिया। मुकेश ने दोनों से लड़ने की कोशिश भी की, जिसमें उनका हाथ टूट गया, लेकिन वो दोनों मुकेश पर भारी साबित हुए और दोनों ने आयरन रॉड से उनके सर पर 15 बार वार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। जरा सोचिए, मुकेश की हत्या करने वाले उसी के अपने भाई थे, जिनकी खुशियों में वह शामिल होता था, सुख दुख में उनका साथ देता था। यह सब प्री प्लान्ड था, इसलिए मौके पर सुरेश नहीं था, लेकिन सब कुछ उसी के इशारे पर हो रहा था। हत्या करने के बाद सुरेश का दूसरा भाई दिनेश चंद्राकर वहां आया और मुकेश की बॉडी को वहां बने सेप्टिक टैंक में डलवा दिया। लाश को ठिकाने लगाने के बाद वह तीनों सुरेश के पास जगदलपुर पहुंचे, जहां सुरेश ने दिनेश से कहा कि वह वापस फार्म हाउस में जाकर सेप्टिक टैंक पर सीमेंट से स्लैब की ढलाई करवा दे, ताकि ना बदबू बाहर आ पाए और ना ही किसी को उसकी लाश का पता चल पाए। इसलिए 2 तारीख को अगली सुबह दिनेश वापस जाकर सेप्टिक टैंक पर सीमेंट से स्लैब की ढलाई करवा देता है। सुरेश जानता था कि मुकेश के गायब हो जाने के बाद पुलिस उसे जरूर ढूंढेगी और वह शक के घेरे में भी आ जाएगा। इसलिए वह बड़ी प्लानिंग से अपनी थार की नंबर प्लेट चेंज करवा रितेश को दिल्ली निकल जाने के लिए रायपुर भेज देता है। क्योंकि रितेश अक्सर दिल्ली जाता रहता था, तो किसी को यह नहीं लगेगा कि वो दिल्ली भाग गया है। दिनेश और सुपरवाइजर महेंद्र रामटेके वहीं बीजापुर में ही रुकते हैं और सुरेश बड़ी चालाकी से हॉस्पिटल में एडमिट अपने एक साथी से मिलने के बहाने हैदराबाद निकल जाता है। लेकिन हैदराबाद निकलने से पहले वह अपना एक गवाह तैयार कर लेता है। वह जानबूझकर जगदलपुर में अपने एक दोस्त को कॉल कर बताता है कि वह अपने दोस्त को देखने हैदराबाद जा रहा है और अगर वह साथ में चलना चाहे तो चल सकता है। यह सब ड्रामा उसने इसलिए किया ताकि पुलिस जब इंक्वायरी करे तो ऐसा लगे कि वह इस वजह से वहां हैदराबाद गया हुआ था, न कि छुपकर भागा है। 3 जनवरी को मुकेश की बॉडी मिलने के बाद पुलिस ने आखिरकार दिनेश और महेंद्र रामटेके को बीजापुर से और रितेश को रायपुर से अरेस्ट किया। पर सुरेश अभी भी फरार था और उसको पकड़ने के लिए एसआईटी ने 200 सीसीटीवी खंगाले और 300 नंबर्स की लोकेशन ट्रेस की, जिसके बाद हैदराबाद में अपने ड्राइवर के घर में छुपे बैठे सुरेश को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल रितेश और सुपरवाइजर राम टेके को प्राइम एक्यूज बनाया गया है, जबकि देखा जाए तो कायदे से प्राइम एक्यूज तो सुरेश और दिनेश को बनाया जाना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में कानून से ऊपर पैसा है और सुरेश के पास पैसे तो जरूरत से कहीं ज्यादा है। हम बस उम्मीद करते हैं कि मुकेश चंद्राकर को इंसाफ मिले और सारे अपराधियों को कड़ी सजा मिले और उन्हें किसी भी हाल में बख्शा ना जाए। मुकेश चंद्राकर एक ऑनेस्ट जर्नलिस्ट जो अपनी आवाज के जरिए सिस्टम की खामियों को दुनिया के सामने लाना चाहता था, लेकिन उसी सिस्टम ने उसे ऐसे अंजाम पर पहुंचा दिया जिसे देख आज सच का साथ देने वाले हर शख्स की हिम्मत जवाब दे जाए। जहां एक तरफ मुकेश ईमानदारी से जैसे तैसे अपनी जिंदगी चला रहे थे, वहीं दूसरी ओर करप्शन के दलदल में पूरी तरह से डूबा सुरेश चंद्राकर अपनी ऐशो आराम भरी जिंदगी जी रहा था। एक तरफ मुकेश अपने समाज और सच के लिए हर दिन लड़ता रहा, तो दूसरी तरफ सुरेश ने अपनी दौलत और कनिंग मूव्स से खुद को सोशल वर्कर बता डाला। और फिर आई वह एक तारीख जिस दिन बस्तर भास्कर के अखबार में एक बड़ा सा आर्टिकल छपा, जिसमें एक इमर्जिंग स्टार ऑफ छत्तीसगढ़ की कहानी लिखी गई। लेकिन वो स्टार मुकेश नहीं, बल्कि सुरेश चंद्राकर था, एक करप्ट और ग्रीडी व्यक्ति जिसने अपनी करतूतों के पीछे अपनी इमेज को एक सोशल कंट्रीब्यूशन करने वाले महान व्यक्ति की तरह दिखाया गया। आर्टिकल का हर एक वर्ड सुरेश का गुणगान करते हुए यह बखान करता कि कैसे उसने चुनौतियों का सामना किया, कैसे वह अपने एरिया में योगदान दे रहा है और कैसे से वह एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। सुरेश जैसे शख्स को सोसाइटी में ऐसा दर्जा वही मीडिया दे रहा था, जहां उसी मीडिया वर्ल्ड से आने वाले मुकेश की हत्या इसी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ने की थी। अगर सुरेश जैसे लोग प्रेरणा के स्रोत हैं, तो मुकेश का क्या? मुकेश जो हर रोज अपने लोगों की आवाज बनने की कोशिश करता था, जो सच्चाई के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ता था। जरा सोचिए, आज भी ऐसे कई लोगों के अंदर का मुकेश जिंदा होगा जो सच के लिए लड़ना चाहते हैं, लेकिन सुरेश जैसे लोगों की दस्तक से डर जाते हैं। और इसलिए नहीं कि वह कायर है, बल्कि वह समझ चुके हैं कि अगर इस देश में वह सच और ईमानदारी के लिए लड़ाई लड़ना चाहेगा भी तो वह इसमें खुद को अकेला ही पाएंगे। छोटे छोटे जिलों में आज भी कई मुकेश हैं जो हिम्मत दिखा के इस जंग में कूद भी गए, लेकिन या तो उन्हें झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया, या फिर मारपीट कर या परिवार की धमकी देकर चुप करा दिया गया। हमें तो अंदाजा भी नहीं होगा कि आज तक ऐसे कितने मुकेश को बेईमानी के सेप्टिक टैंक में दफन कर दिया गया होगा। मुकेश चंद्राकर सिर्फ एक नाम नहीं, एक मिसाल है उन सबके लिए जो सच के लिए लड़ना चाहते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया भी मुकेश के कत्ल का जिम्मेदार है। मसलन तमाम चैनल अब न्यूज रूम में कन्वर्ट हो गए हैं,
जहां जर्नलिस्ट कम और चीखने चिल्लाने वाले एजेंडाधारी एंकर ज्यादा दिखाई देते हैं। 4 पैनलिस्ट बैठाकर 1 घंटा काट दिया जाता है। खबर और जानकारी के नाम पर धार्मिक बहसें दिखाई जाती हैं। इस चलते इंस्टीट्यूशनल जर्नलिस्ट्स लगभग गायब हो गए हैं। ये इन जगहों को छोड़ देकर यूट्यूब एंटरप्रेन्योरियल जर्नलिस्ट बन गए हैं। अब चेहरे पर जर्नलिज्म हो रही है और इसी राह पर इस इंस्टीट्यूशन से छटके जर्नलिस्ट भी इंडिपेंडेंट रूप से चल पड़े हैं। यहाँ ना कोई एडिटर है ना एडिटिंग। किस खबर पर रेवेन्यू आएगा, कौन सी न्यूज व्यूज देगी, कौन कंसेशन लेगा और कौन रडार में आएगा, अधिकतर खेल इसी का चलता है। यूट्यूब ने साधारण से मोबाइल होल्डर को भी पत्रकार बनने का अवसर दिया है। इसके कुछ फायदे हैं, जैसे किसी एडिटर से ऑर्डर नहीं लेने पड़ते और मनमर्जी चलती है। पर कुछ नुकसान भी हैं, जिसमें एक नुकसान मुकेश चंद्राकर के रूप में सामने है। ऐसा नहीं है कि मुकेश की हत्या कोई इकलौता मामला है। जर्नलिस्ट्स पर हमले बीते सालों में काफी बढ़े हैं, पर स्वतंत्र जर्नलिज्म के लिहाज से यह हत्या ज्यादा सनसनी इसलिए फैलाती है क्योंकि यूट्यूब में पत्रकारिता कर रहे पत्रकार भी चेहरे पर ही पत्रकारिता करते हैं। इनके अपने फॉलोअर्स और व्यूअर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्टर के करप्शन पर रिपोर्ट बनाने से यदि इस तरह की नौबत आई है तो यह सोचना भी जरूरी है कि आगे किसी दूसरे को ऐसी नौबत न देखनी पड़े। जब बाकी जर्नलिस्ट मुकेश चंद्राकर की हत्या पर फेयर इन्वेस्टिगेशन की मांग करते हैं, तो साथ में संयम से एक जगह बैठकर न्यूज और व्यूज के रिश्तों और फ्यूचर के सिनारियोज पर डिस्कशन भी जरूरी है, ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके।